नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस खास बुलेटिन खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की तमाम सुर्खियां। 24 में पहली बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा। यात्रा से पहले पुतिन ने किम जोंग उन की सराहना की। संयुक्त रूप से पश्चिमी देशों के एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करने का दिया भरोसा। इजरायली सेना का गजा में हमास के खिलाफ अभियान जारी। राष्ट्रपति बाइडेन के दूत ने कहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने वेस्ट बैंक में स्थिति काफी खराब होने की दी चेतावनी। अमेरिका इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़े युद्ध को रोकने के लिए कर रहा है काम। थाईलैंड की संसद का ऐतिहासिक कदम। समलैंगिक विवाह विधेयक पर लगाई मोहर। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला बना एशिया का तीसरा देश। पीएम थाविसिन ने बताया मील का पत्थर। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को मिली अदालत से राहत। शाही परिवार को बदनाम करने के मामले में संवैधानिक अदालत से मिली जमानत। एक अन्य मामले में अदालत ने सेनेटर चयन प्रक्रिया को बताया वैध। और प्रदर्शनकारियों के सामने झुकी केन्या की सरकार। भारी विरोध के बाद विवादास्पद वित्त विधेयक में कुछ प्रस्तावित करों को रद्द करने की घोषणा की। संसदीय समिति ने ब्रेड पर लगने वाले 16% कर के अलावा दूसरी कई लेवी को हटाने का भी किया अहम फैसला। और खबर दुनिया की में सबसे पहले देख लेते हैं एशिया का आईना। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया का दौरा कर रहे हैं, जहां वो प्योंगयांग में किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। यात्रा से पहले पुतिन ने अपने दौरे को लेकर कहा कि दोनों देश मिलकर अमेरिका के नेतृत्व में उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को मात देंगे। स्विट्जरलैंड की शांति वार्ता में कीव के साथ दिखी पश्चिमी देशों की एकजुटता के ठीक बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। उत्तर कोरिया की अपनी यात्रा के बाद पुतिन बुधवार को वियतनाम की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इसे कम्युनिस्ट शासित वियतनाम के रूस के साथ संबंधों के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। रूस पर नजर रखने वाले लोगों को कई महीने पहले से ही मालूम था कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। इस यात्रा से पहले पुतिन ने यूक्रेन में अपने कदमों का समर्थन करने के लिए उत्तर कोरिया का आभार जताया। पुतिन ने कहा कि दोनों देश मिलकर अमेरिका के नेतृत्व में उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को मात देंगे। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया की ओर से प्रकाशित एक लेख में पुतिन ने कोरियाई देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की सराहना की और ये वादा किया कि वे संयुक्त रूप से अनुचित और एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध करेंगे। रूस और उत्तर कोरिया व्यापार और भुगतान प्रणाली विकसित करेंगे जिससे पश्चिम नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन KRT ने रूसी सैन्य बैंड का सैन्य गीत प्रस्तुत करते हुए एक वीडियो प्रसारित किया। बता दें कि उत्तर कोरिया परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सख्त आर्थिक प्रतिबंधों के दबाव में है, जबकि रूस भी यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया ने रूस को यूक्रेन में उपयोग के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें और 11,000 कंटेनर से ज्यादा गोला बारूद भेजा है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों ने हाल के महीनों में रूस के युद्ध प्रयासों में पर्याप्त सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर कोरिया पर आरोप लगाए हैं, जबकि पर्यवेक्षकों ने चिंता जताई है कि मॉस्को प्योंगयांग के अपने सैन्य उपग्रह कार्यक्रम के विकास में सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन कर सकता है। पुतिन की यात्रा पिछले सितंबर में किम जोंग उन की मॉस्को यात्रा के बाद हो रही है। इस दौरान किम जोंग उन अपनी बख्तरबंद ट्रेन में रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र की यात्रा पर गए थे।
इस यात्रा में किम जोंग उन ने रूस में लड़ाकू जेट और रॉकेट लॉन्च फैसिलिटी का निरीक्षण भी किया था। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब उत्तर कोरियाई नेता के इरादों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया है और दक्षिण कोरिया के साथ शांतिपूर्ण एकीकरण की अपनी पुरानी नीति को खत्म कर दिया है। पुतिन पिछले महीने ही चीन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। पुतिन के विदेश नीति के सलाहकार यूरी उशाको ने बताया कि रूस और उत्तर कोरिया एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन कर सकते हैं, जिसमें सुरक्षा मुद्दे शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि ये डील किसी देश के खिलाफ नहीं होगी, बल्कि हालिया कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर दोनों देशों के बीच जो कुछ हुआ उसे ध्यान में रखते हुए की जा रही है। साल 2011 में उत्तर कोरिया के सत्ता संभालने वाले किम जोंग उन ने अपने पिता की तरह रूस और चीन से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की है। पुतिन से किम जोंग उन की नजदीकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस ने 2012 में उत्तर कोरिया के सभी कर्जे माफ कर दिए थे। इजरायली सेना का गजा में हमास के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और इसी को लेकर के एक वीडियो आईडीएफ की तरफ से जारी भी किया गया है। वीडियो में हमास आतंकियों के खिलाफ की जा रही हवाई कार्रवाई को दिखाया गया है। तो वहीं गजा की तरफ से कहा गया है कि अल नुसरत और अल फ्यूरिस में किए गए हमले में 17 लोगों की मौत हो गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। इजरायली सेना का गाजा में हमास के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा के रफा शहर में हमास के ठिकानों पर की गई कार्रवाई का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में इजरायली सेना के ऑपरेशन को दिखाया गया है। वहीं एक अन्य वीडियो में तटीय फिलिस्तीनी गांव अल कराया में हमास आतंकियों के खिलाफ की जा रही हवाई कार्रवाई को दिखाया गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि वो रफा में सटीक खुफिया आधारित गतिविधियों को जारी रखे हुए है। पिछले कुछ दिनों में कई आतंकियों को मार गिराने और बड़ी मात्रा में हथियार जब्त करने का दावा किया है। वहीं गाजा की ओर से कहा गया है कि मध्य गाजा के अल नुसीरत और ब्यूरिज में किए गए हमले में 17 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इजरायली सेना ने 17 लोगों की मौत पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि सेनाएं मध्य गाजा क्षेत्रों में आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। इस बीच इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत के बाद लेबनान सीमा पर हमला तेज हो गया है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने अपने निगरानी विमान से इजराइल के विभिन्न स्थानों के एकत्र किए गए फुटेज वाले करीब 9 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। इसमें हाइफा, बंदरगाह और दूसरे स्थान शामिल हैं। हाइफा लेबनान सीमा से 27 किलोमीटर दूर है। नवंबर में हिजबुल्लाह प्रमुख ने कहा था कि हिजबुल्लाह हाइफा पर निगरानी ड्रोन भेज रहा है। इस बीच लेबनान के दक्षिणी सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच सीमा पार से गोलीबारी में वृद्धि के बाद अमेरिका ने दोनों पक्षों से किसी बड़े युद्ध से बचने का आह्वान किया है। अमेरिकी दूत आमोस होस्टिन क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि लेबनान सीमा पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इस संघर्ष को खत्म करना ही सबके हित में होगा। हमारा मानना है कि संबंधित पक्ष सहमत हों तो कूटनीतिक रूप से ऐसा करने का एक रास्ता मौजूद है, लेकिन यहाँ की स्थिति बेहद गंभीर है। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनियों को बेहद खराब मानवाधिकार माहौल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गाजा के साथ साथ पूर्वी यरूशलेम सहित वेस्ट बैंक में स्थिति नाटकीय रूप से बिगड़ती जा रही है। गाजा में इजराइल के लगातार हमलों से व्यापक विनाश हो रहा है। मानवीय सहायता से मनमाने ढंग से इनकार और बाधा जारी रखने से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गाजा में इजरायल के लगातार हमलों से भारी पीड़ा और व्यापक विनाश हो रहा है। मानवीय सहायता से मनमाने ढंग से इनकार और बाधा जारी है और इजरायल ने मनमाने ढंग से हजारों फलस्तीनियों को हिरासत में लेना अभी भी जारी रखा है। वहीं व्हाइट हाउस ने हूती समूह के हथियार खरीद नेटवर्क में शामिल लोगों और संस्थानों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस बीच अमेरिका ने जहाजों के लिए सीधे तौर पर खतरा माने जाने वाले हूती के मानव रहित हवाई वाहन पर हमला करने का दावा किया है। अमेरिका और ब्रिटिश सेना ने यमन के हुदैदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम से कम 6 हवाई हमले किए और लाल सागर के पास सलीफ बंदरगाह के पास कामरान द्वीप पर 4 हमले किए। फरवरी की शुरुआत से हूती ठिकानों पर हवाई हमला शुरू किए जाने के बाद ये पहली बार है कि अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने कामरान द्वीप को निशाना बनाया है। यमन की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले हूती समूह ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नवंबर से लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमला
करना शुरू किया है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी बीच प्रधानमंत्री ने स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तैयारियों की भी जानकारी ली। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तैयार होने पर ये युवाओं की जरूरतों को पूरा करेगा और वाराणसी में खेल संस्कृति को और आगे बढ़ाएगा। और खबर दुनिया की में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खबर दुनिया की में। अब अगली खबर का रुख करते हैं जो है थाईलैंड से, जहां संसद में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई है। और इसी के साथ थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया है। विधेयक के पारित होते ही समलैंगिकों ने खुशी का इजहार किया। थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले एक विधेयक पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में ऐसा कानून लागू करने वाला पहला देश बन जाएगा। सेनेट में हुए मतदान में 130 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 4 ने इसके विरोध में वोटिंग की। सेनेट के 18 सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। अब इस विधेयक को थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न की औपचारिक स्वीकृति मिलने की आवश्यकता है। राजा की मंजूरी के बाद इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। सरकारी राजपत्र 120 दिनों के भीतर एक तिथि निर्धारित करेगा जब विधेयक कानून के रूप में लागू हो जाएगा। वहीं सदन से कानूनी मान्यता मिलने के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रीथा थाविसिन ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि आज हमने समलैंगिक विवाह विधेयक की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार कर लिया है। हम सभी लोगों के सामाजिक अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस विधेयक के पारित होते ही समलैंगिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह सिर्फ एक कानून में संशोधन भर नहीं है, यह LGBTQ समुदाय और उनके परिवारों के जीवन को भी बदलने जा रहा है। 20 साल की लड़ाई के बाद ऐसा संभव हो पाया है। ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला एशिया का तीसरा देश बन जाएगा। विवाह समानता विधेयक किसी भी लिंग के विवाहित साथियों को पूर्ण कानूनी, वित्तीय और चिकित्सा अधिकार प्रदान करता है। इस विधेयक को अप्रैल में पिछले संसदीय सत्र के समापन से ठीक पहले संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने पारित कर दिया था। विधेयक में नागरिक और व्यावसायिक संहिता में संशोधन कर पुरुषों और महिलाओं तथा पति और पत्नी शब्दों की जगह लोग और वैवाहिक जीवन साथी शब्द डाले गए हैं। हम इस अवसर का उपयोग न केवल अपनी शादी की स्थिति का जश्न मनाने के लिए करना चाहते हैं, बल्कि थाईलैंड में हमारे सभी LGBTQ समुदाय की वकालत करने और उन्हें संदेश भेजने के लिए भी करना चाहते हैं।
थाईलैंड की स्वीकार्यता और समावेशिता के लिए प्रतिष्ठा है, लेकिन विवाह समानता कानून पारित करने के लिए उसे दशकों से संघर्ष करना पड़ा। थाईलैंड के समाज में ज्यादातर रूढ़िवादी मूल्य हैं और LGBTQ समुदाय के सदस्यों का कहना है कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जून के शुरू में समलैंगिक विवाह की वकालत करने वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैंकॉक की सड़कों पर परेड निकाला। इस परेड में प्रधानमंत्री शेथा ने भी शिरकत की थी। और अगली खबर भी थाईलैंड से ही जुड़ी हुई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को अदालत से राहत मिली है। थाकसिन को 2015 के एक इंटरव्यू के दौरान की गई टिप्पणी के मामले में ये राहत मिली। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत में इन दिनों कई ऐसे मामले हैं जो देश की सियासत को प्रभावित कर सकते हैं। विपक्ष की पार्टी मूव फॉरवर्ड पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री के मामले में अगले कुछ दिनों में अदालत के फैसले से थाईलैंड की राजनीति तय होगी। हालांकि मंगलवार को थाकसिन शिनावात्रा को अदालत से थोड़ी राहत जरूर मिली। अदालत ने थाकसिन शिनावात्रा को 2015 में एक साक्षात्कार के दौरान की गई टिप्पणियों से जुड़े मामले में जमानत दे दी है। उनकी रिहाई की शर्तों में उनका पासपोर्ट सरेंडर करना, अदालत की अनुमति के बिना थाईलैंड छोड़ने पर प्रतिबंध शामिल है। जमानत देने का निर्णय इस आश्वासन के तहत किया गया था कि थाकसिन भागेंगे नहीं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हानिकारक कृत्यों में शामिल नहीं होंगे या न्यायिक कार्यवाही में बाधा नहीं डालेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन पर थाईलैंड की राजशाही को बदनाम करने के आरोप में मंगलवार को औपचारिक रूप से केस दर्ज किया गया। थाकसिन ने सुबह 9 बजे अभियोजकों के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अभियोग प्रक्रिया पूरी की गई। उन्होंने हमेशा कहा है कि उन्हें कोई गलत काम नहीं किया है। उनका इरादा कभी भी 112 कानून के तहत संरक्षित किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का नहीं रहा है। थाईलैंड में राजतंत्र को बदनाम करने के लिए बनाए गए कानून के तहत किसी भी शख्स को 3 से 15 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इस कानून को लेसे मजेस्टे के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के इस तरह के सबसे कठोर कानूनों में से एक है। फिलहाल थाईलैंड में सरकार के आलोचकों को सजा देने के लिए इस कानून का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। थाकसिन मामले की अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को होगी। वहीं थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने सीनेट की चयन प्रक्रिया को वैध करार दिया है। अदालत का फैसला सीनेटरों की चयन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देता है। पिछले हफ्ते चयन प्रक्रिया शुरू हुई थी। दरअसल 2014 में तख्ता पलट के बाद से सेना ने सीनेट में 250 सदस्यों को नियुक्त करना शुरू किया है। इस प्रक्रिया को लोकतंत्र के लिए खतरा माना जा रहा है। पिछले साल हुए चुनाव के बाद सीनेट ने सबसे अधिक सीटें जीतने वाली मूव फॉरवर्ड पार्टी की सरकार गठन को रोक दिया था। इस महीने प्रमुख उद्योगों के नेताओं में से 200 सेनेटरों का एक नया बैच सप्ताह भर चलने वाली जटिल प्रक्रिया को चुना जा रहा है, जहां केवल पंजीकृत उम्मीदवारों को वोट देने की अनुमति है। सेनेट का चुनाव 26 जून को हो सकता है और नतीजे 2 जुलाई को आ सकते हैं। वहीं विपक्षी मूव फॉरवर्ड पार्टी को भंग करने के मामले में सुनवाई 3 जुलाई को होगी। चुनाव आयोग ने पार्टी को भंग करने की मांग की है। दरअसल पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान शाही अपमान वाले कानून लेसे मजेस्टे में बदलाव का वादा किया था, जिसे आधार बनाते हुए चुनाव आयोग ने कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। इसके अलावा अदालत में प्रधानमंत्री शेट्टा थाकसिन से भी जुड़ा एक मामला है। उन्होंने अगस्त में पदभार संभाला था। रूढ़िवादी सेनेटरों के एक समूह ने उन पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दरअसल उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में सजा पा चुके एक पूर्व वकील को जगह दी है। हालांकि वे इन आरोपों को खारिज करते हैं, लेकिन अगर संवैधानिक अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया तो उनकी कुर्सी भी जा सकती है। और खबर दुनिया की में अब बात करेंगे दक्षिण कोरिया के, जहां मेडिकल कॉलेजों की सीट बढ़ाए जाने की सरकारी योजना का विरोध करने के लिए सैकड़ों डॉक्टरों ने सियोल में एक रैली में भाग लिया। डॉक्टरों का कहना है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा और उनकी सैलरी भी कम हो जाएगी। उत्तर कोरिया जैसे विकसित देश में चिकित्सा सुविधाओं का हाल बेहद बुरा है। यहाँ 1000 लोगों पर सिर्फ 2.5 डॉक्टर हैं। खबर दुनिया के में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में
SIP? म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और खबर दुनिया के में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे खबरें अफ्रीका नामा में। बात करते हैं अब केन्या की, जहां केन्या सरकार ने विवादास्पद वित्त विधेयक में कुछ प्रस्तावित करों को रद्द करने की घोषणा की है और ये अहम फैसला भारी प्रदर्शन को देखते हुए लिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारी आक्रोश के बाद कीनिया सरकार ने इस साल के विवादास्पद वित्त विधेयक में कुछ प्रस्तावित करों को रद्द करने की घोषणा कर दी है। सरकार की ये घोषणा तब आई जब पुलिस ने राजधानी नैरोबी में घुसाए प्रदर्शनकारियों को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस विरोध प्रदर्शन का नाम संसद पर कब्जा दिया गया था। इसका उद्देश्य कानून निर्माताओं पर विधेयक को खारिज करने के लिए दबाव बनाना था। संसदीय वित्त समिति ने ब्रेड पर लगने वाले 16% कर के साथ साथ खाना पकाने वाले तेल और मोबाइल मनी सेवाओं पर लगने वाले ऊंचे कर को हटा दिया है। 2022 में सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति विलियम रूटो ने देश के लगभग 80 अरब डॉलर के राष्ट्रीय ऋण को खत्म करने के उद्देश्य से कई नए और अलोकप्रिय कर पेश किए हैं, लेकिन बिल के आलोचकों का मानना है कि इस प्रस्ताव से आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएंगे और नौकरियां खत्म होने का खतरा मंडराने लगेगा। कर बहुत अधिक है। मेरी माँ की हाल ही में कैंसर से मृत्यु हो गई और हम कैंसर के इलाज पर कर नहीं बढ़ा सकते। आपने सुना होगा कि वे दान पर भी कर बढ़ा रहे हैं। महिलाओं के पास पैड नहीं है, पैड पर कर लगाया जा रहा है। हम बच्चों के लिए डायपर भी नहीं खरीद सकते। जिन अन्य प्रस्तावित करों को हटाया गया है उनमें मोटर वाहनों पर कर भी शामिल है। आलोचकों का कहना है कि इससे बीमा उद्योग पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा प्रस्तावित इको टैक्स को पलटने की घोषणा की गई है, जिसके तहत पैकेजिंग, प्लास्टिक और टायर जैसे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले उत्पादों को लक्षित किया गया था। कई लोगों का तर्क है कि इस कानून के लागू होने से सैनिटरी तौलिए, कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसे प्रमुख सामानों की कीमतें बढ़ जाएंगी। समिति का कहना है कि ये लेवी अब केवल आयातित वस्तुओं पर ही लागू होंगी। हालांकि रूटो ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सरकार के इस कदम को जनता के दबाव के आगे झुकने के रूप में देखा जा रहा है और उनकी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने हाल ही में कीनियाई लोगों से अधिक कराधान स्वीकार करने का आग्रह किया था। उन्होंने ये तर्क दिया कि उन पर वास्तव में कर कम लगाया गया था। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि इससे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होगा। पिछले 2 वर्षों में वेतन, ईंधन और सकल बिक्री पर करों में बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों के मासिक वेतन का 1.5% हाउसिंग लेवी भी शुरू की गई है, जो किफायती घरों के निर्माण में खर्च किया जाता है। एक नया उच्च स्वास्थ्य बीमा लेवी भी जल्द ही लागू होने वाला है। संसद बुधवार को वित्त विधेयक पर चर्चा करने वाली है। यही वजह है कि राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शन आयोजित करने के आरोपी कई लोग गिरफ्तार किया है। इसी हफ्ते वित्त मंत्री ने कहा था कि इस साल के वित्त विधेयक का लक्ष्य राजस्व में 346.7 बिलियन कीनियाई शिलिंग अतिरिक्त राजस्व जुटाना है। और खबर दुनिया की में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर दुनिया के में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब यूरोप इन दिनों की।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूस के दक्षिणी क्षेत्र रोस्तोव के आज़ोव शहर में मंगलवार तड़के एक ड्रोन हमले के बाद कई तेल भंडारण टैंकों में अचानक आग लग गई। रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने बताया कि आग 5000 क्यूबिक मीटर में फैल गई थी। इस पर काबू पाने के लिए 21 उपकरणों के साथ कई दर्जन अग्निशामकों का भी सहारा लिया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले की यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने अंजाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया भर में सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की मौत की संख्या में पिछले साल लगभग 3/4 की वृद्धि हुई, जबकि चिंताजनक रूप से उच्च अनुपात में नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे गए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त फाल्कर तुर्क ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023 में सशस्त्र संघर्षों में आम नागरिकों के हताहतों की संख्या 72% इजाफा हुआ है। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने मंगलवार को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अपनी जगह लेने के लिए एक बहुत मजबूत उम्मीदवार बताया है। स्टोल्टेनबर्ग का ये बयान हंगरी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का समर्थन करने के बाद आया। रक्षा सैन्य गठबंधन नाटो सर्वसम्मति से निर्णय लेता है, इसलिए किसी भी उम्मीदवार को 32 सहयोगियों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अभी तक नाटो प्रमुख पद के लिए रूटो को रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस की चुनौती मिलती दिख रही है। स्टोल्टेनबर्ग का करीब एक दशक बाद अक्टूबर में कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा में भी वो अभी भी हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबर दुनिया के में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।